दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग सारे प्रेपोजिशंस को पढ़ेंगे। इन, इनटू, ऑन टू, एट, टू, टुवर्ड्स, विद इन, बाय, अंटिल, फॉर, सिंस, ड्यूरिंग, फ्रॉम, अराउंड, अलोंग, अगेंस्ट, अक्रॉस, थ्रू, अबव, अंडर, बिलो, बिसाइड, बिहाइंड, बिटवीन, अमंग, बिफोर, इन फ्रंट ऑफ, नेक्स्ट टू। इन सभी प्रेपोजिशंस को बिल्कुल आसान लैंग्वेज में आपको एक ही वीडियो में पढ़ाऊँगा। दोस्तों इन सभी प्रेपोजिशन को लोकेशन, डायरेक्शन, टाइम और स्पेशल रिलेशन में कैटेगराइज किया गया है। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा और इस वीडियो के बाद आपको बहुत अच्छी तरह से प्रेपोजिशन आ जाएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। आप सभी का इंग्लिश फॉर ऑल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रेपोजिशन ऑफ लोकेशन को। लोकेशन के लिए 3 प्रेपोजिशन यूज़ होते हैं, इन, ऑन और एट। लोकेशन भी 3 जगह पर डिवाइडेड होती है। एक होता है सरफेस, जब कोई चीज़ सरफेस से चिपकी हुई रखी होती है ना, वहाँ पर आप यूज़ करेंगे ऑन का। When one thing is attached to और टचिंग समथिंग, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर एक टेबल है और टेबल के ऊपर बुक रखी हुई है। अब टेबल से बुक क्या हो रही है, टच हो रही है। अब टेबल से बुक टच हो रही है, इनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं है, तो यहाँ पर आप यूज़ करेंगे ऑन का। द बुक इज़ ऑन द टेबल। साइड में देखो कप्स भी रखे हुए हैं टेबल के ऊपर, तो कप्स के लिए भी ऑन का यूज़ होगा। ऐसे ही यहाँ पर देखो आप लोग पाइनएप्पल रखा हुआ है टेबल के ऊपर, तो यहाँ पर भी ऑन आएगा। तो अगर कोई चीज़ सरफेस से टच कर रही है, उसके ऊपर रखी हुई है, वहाँ पर हम यूज़ करेंगे ऑन का। ऑन द टेबल, ऑन द फ्लोर, ऑन द चेयर, इस तरह से आप यूज़ करेंगे। अच्छा जी, दूसरा है इनक्लोज्ड एरिया। इनक्लोज्ड एरिया के लिए यूज़ होता है इन। देखो जब कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर होती है ना, कवर्ड होती है, वहाँ पर आप यूज़ करेंगे इन का। व्हेन समथिंग इज़ इनसाइड समथिंग, जैसे मान लो ये बिल्डिंग है, अब इस बिल्डिंग के अंदर मैं हूँ, चारों तरफ से सराउंडेड हूँ, कवर्ड हूँ। और मैं आपको बताऊँ, कवरिंग फिजिकल भी हो सकती है और वर्चुअल भी हो सकती है। मेरे ऊपर छत है, नीचे फ्लोर है, आजू बाजू दीवारें। तो यहाँ पर आप इन का यूज़ करेंगे, जैसे इन अ बॉक्स, इन अ रूम, इन अ कंट्री, इन अ बिल्डिंग। प्रेपोजिशन ऑफ लोकेशन में थर्ड टाइप है पॉइंट का, और पॉइंट के लिए आप यूज़ करेंगे एट का। जैसे मान लो आप दिल्ली में रहते हो। अब दिल्ली तो बहुत बड़ा एरिया है, बहुत सारे एरिया आते हैं इसमें, लेकिन अगर एक स्पेसिफिक लोकेशन के बारे में अगर आपको बोलना है, अगर मैं कहूँ कि मैं बल्ली मारन में रहता हूँ। अब बल्ली मारन तो बहुत छोटी सी गली है, दिल्ली बहुत बड़ा है, लेकिन दिल्ली में एक छोटी सी जगह है बल्ली मारन, स्पेसिफिक हो गया है ना यहाँ पर। तो फिर मैं कहूँगा आई लिव एट बल्ली मारन इन दिल्ली। छोटी लोकेशन के लिए, स्पेसिफिक जगह के लिए आप एट का यूज़ करते हो। जैसे मैंने कहा एट द डोर। अब पूरे कमरे को छोड़कर, किचन वगैरह को छोड़कर, बालकनी को छोड़कर मैं दरवाजे पर खड़ा हूँ, स्पेसिफिक लोकेशन हो गई। मैंने कहा एट ए स्कूल, तो यहाँ पर भी एक स्पेसिफिक बिल्डिंग है जहाँ की मैं बात कर रहा हूँ। अब आप कहेंगे सर अभी तो आपने बताया कि इन आता है बिल्डिंग में, इन ए स्कूल होना चाहिए यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर इन भी आ सकता है। चलो अब मैं आपको एट और इन में डिफरेंस के बारे में बताता हूँ। जैसे मैंने कहा कि शी इज़ एट द लाइब्रेरी, और मैंने कहा शी इज़ इन द लाइब्रेरी। तो दोनों सेंटेंस सही है यहाँ पर, लेकिन इनका मीनिंग अलग अलग है। अगर हमें फोकस करना है लोकेशन के ऊपर, तो फिर आप एट का यूज़ करेंगे, और अगर आपने फोकस करना है बिल्डिंग के ऊपर, तो आप इन का यूज़ करेंगे। जैसे मान लो आपने मुझे कॉल करी और पूछा कि कहाँ पर हो। अब मुझे आपको लोकेशन बतानी है फ़ोन पर, लोकेशन पर मेरा पूरा फोकस रहेगा, तो मैं कहूँगा आई एम एट द लाइब्रेरी। पूरे कॉलेज को छोड़कर, कैंटीन वगैरह को छोड़कर मैं लाइब्रेरी पर हूँ। लेकिन एक सिचुएशन ये है कि आपका फ़ोन आया और आपने कहा कि इतना धीमे धीमे क्यों बोल रहा है, थोड़ा तेज़ बोल। तो फिर मैं आपसे कहूँगा आई एम इन द लाइब्रेरी। भैया मैं लाइब्रेरी में हूँ, ज़्यादा तेज़ नहीं बोल सकता हूँ, आई एम इन द लाइब्रेरी। यहाँ पर मेरा मेन फोकस है बिल्डिंग के ऊपर, मेरा फोकस लोकेशन के ऊपर नहीं है, बिल्डिंग के ऊपर है कि मैं लाइब्रेरी में बैठा हुआ हूँ। बात आ रही है समझ में? जब लोकेशन मैटर करेगी तो एट का यूज़ करोगे, और जब बिल्डिंग मैटर करेगी तो इन का यूज़ करोगे। दोस्तों एट, इन और ऑन के कुछ एग्जाम्पल्स आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखे हुए हैं, और कुछ सेंटेंसेस भी मैंने लिखे हुए हैं। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन की। डायरेक्शन को भी डिवाइड किया गया है, तो सबसे पहले देखते हैं मूवमेंट टू अ सरफेस। मूवमेंट टू अ सरफेस के लिए आप यूज़ करेंगे ऑन या फिर ऑन टू का। देखो ध्यान से समझो, एक टेबल रखी हुई है और ये शैतान बिल्ली कूद कर इस टेबल के ऊपर आ जाती है। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसकी मूवमेंट हुई है, उछल कर आई है, कूद कर आई है, जगह चेंज हुई है, एक जगह से दूसरी जगह पर आई है। और जब जगह चेंज होती है ना, वहाँ पर यूज़ होता है ऑन टू का।
द कैट जम्प्ड ऑन टू द टेबल। बात आ रही है समझ में? आराम से बैठी हुई थी ये फ्लोर के ऊपर, लेकिन ये कूद कर टेबल के ऊपर चली गई है, इसलिए हमने यहाँ पर ऑन टू का यूज़ करा है क्योंकि इसका सरफेस बदला है और मूवमेंट हुई है। बात आ रही है समझ में? लेकिन अगर ये बिल्ली टेबल के ऊपर ही है ना, और टेबल के ऊपर छलांग लगा रही है, जगह चेंज नहीं हो रही, सरफेस वही है, तो फिर आप यूज़ करेंगे ऑन का। द कैट जम्प्ड ऑन द टेबल। देखो दोनों का मतलब सेम नहीं है, अलग अलग है। एक जगह पर आपका सरफेस बदल रहा है, और जब सरफेस बदलेगा तब आप यूज़ करेंगे ऑन टू का, और अगर सरफेस वही है, चेंज नहीं हो रहा है, तो फिर आप यूज़ करेंगे ऑन का। तो हमारी वीडियो को भी लाइक कर दिया करो, एजुकेशन वालों को भी थोड़ा सपोर्ट किया करो, ठीक है? देखो जैसे बॉल है, अब अगर इस बॉल की मूवमेंट होगी और ये बॉल मूव करके इस बॉक्स पर आ जाती है, तो फिर इस मूवमेंट के लिए आप ऑन टू का यूज़ करोगे। जहाँ कहीं भी मूवमेंट होगी और सरफेस बदलेगा, वहाँ पर आप ऑन टू का यूज़ करोगे। इसके बाद है मूवमेंट टुवर्ड एन इनक्लोज्ड एरिया। माने जो बंद जगह होती है ना, चारों तरफ से कवर्ड होती है, वहाँ पर आप यूज़ करेंगे इन और इनटू का। जिस तरह से ऑन टू का मूवमेंट है ना, बिल्कुल ऐसे ही इनटू का भी मूवमेंट होता है। ऑन टू का अपोजिट है इनटू। जैसे फॉर एग्जांपल, अली पुट द केक इनटू द ओवन। अब देखो केक है और अली ने क्या करा, उस केक को ओवन में रखा, तो ओवन में रखने में मूवमेंट होगी, उसको ले जाया जाएगा केक को। केक का जो सरफेस है वो बदलेगा, लेकिन एक सेंटेंस है द केक वॉज इन द ओवन। अब यहाँ पर सरफेस चेंज नहीं हुआ है। हो सकता है केक अंदर ओवन में घूमेगा, लेकिन उसका सरफेस तो वही रहेगा ना, तो इसीलिए हमने इन का यूज़ किया है यहाँ पर। बिल्कुल इसी तरह से ही जम्प्ड इनटू द वाटर, वह पानी में कूद गया। पहले ज़मीन पर था, फिर पानी में कूदा, तो मूवमेंट हुई है ना, सरफेस बदला है। लेकिन पानी में कूदने के बाद उसका सरफेस बदल चुका है, अब उसका सरफेस नहीं बदलेगा, तो मैं कहूँगा ही वॉज इन द वाटर, वह पानी में था। अब पानी में ऑब्वियसली मूवमेंट तो होगी उसकी, लेकिन सरफेस तो वही रहेगा। तो जब सरफेस बदलेगा तो इनटू, और अगर सरफेस नहीं बदला तो इन। नेक्स्ट है जी मूवमेंट टुवर्ड डेस्टिनेशन। यहाँ पर आप यूज़ करेंगे टू या फिर टुवर्ड का। टुवर्ड भी लिख सकते हो, टुवर्ड्स भी लिख सकते हो, एक ही बात है, कोई डिफरेंस नहीं है। एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो मुझे जाना है ताजमहल, ताजमहल मेरी डेस्टिनेशन है, मुझे घूमने जाना है वहाँ पर, तो मैं कहूँगा आई एम गोइंग टू ताजमहल। लेकिन अगर मुझे ताजमहल नहीं जाना, लेकिन जहाँ पर मैं जा रहा हूँ ना, वो ताजमहल की ही डायरेक्शन में है, ताजमहल के ही रास्ते में पड़ता है, तो मैं कहूँगा आई एम गोइंग टूवर्ड्स ताजमहल। इसका मतलब ये है कि मैं ताजमहल की ओर जा रहा हूँ, लेकिन मुझे ताजमहल नहीं जाना, कहीं और जाना है। लेकिन जो रूट है ना मेरा जाने का, वो सेम डायरेक्शन में है, ताजमहल का रूट है। बात आ रही है समझ में? जैसा कि मैंने आपको बताया कि टुवर्ड भी लिख सकते हो, टुवर्ड्स भी लिख सकते हो, एक ही बात है। टुवर्ड यूज़ करते हैं अमेरिका और कनाडा में, और टुवर्ड्स इंग्लैंड में बोला जाता है, लेकिन दोनों का मतलब सेम है। तो मान लो ताजमहल के बराबर में कोई बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, मुझे रेस्टोरेंट में जाना है, लेकिन वो रास्ता ताजमहल का ही है, तो मैं कहूँगा आई एम गोइंग टुवर्ड्स ताजमहल। लेकिन अगर मैं ताजमहल में ही जा रहा हूँ, तो मैं कहूँगा आई एम गोइंग टू ताजमहल, मतलब मैं कहीं और नहीं जा रहा हूँ भैया, ताजमहल ही जा रहा हूँ घूमने। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ प्रेपोजिशन ऑफ टाइम पर। टाइम भी दो तरह के होते हैं, एक होता है पॉइंट टाइम और एक होता है एक्सटेंडेड टाइम। पॉइंट टाइम वो होता है जो एक्सटेंड नहीं हो सकता है, सिंपल सी बात है। जैसे मान लो मंडे, अब मंडे पूरे हफ्ते में एक ही आता है, पॉइंट है वो एक। पूरे हफ्ते में एक ही संडे आता है, पूरे हफ्ते में एक ही सैटरडे आता है, एक पॉइंट है ना। या मैंने कहा 2 तारीख, अब पूरे महीने में 2 तारीख कितनी बार आएगी, एक ही बार आएगी, पॉइंट है वो। पॉइंट टाइम के लिए आप यूज़ करते हैं इन, ऑन और एट का। पहले पॉइंट टाइम समझा देता हूँ, उसके बाद हम लोग एक्सटेंडेड टाइम के ऊपर आएंगे। एट को देखते हैं सबसे पहले। एट आप यूज़ करेंगे नाइट के लिए, क्लॉक के लिए और हॉलीडेज़ के लिए। जैसे मैंने कहा माई फादर कम्स लेट एट नाइट, मेरे फादर देर रात घर पर आते हैं। अब आप कहेंगे सर मैंने तो बहुत जगह लिखा देखा है इन द नाइट। देखिए इन द नाइट भी ठीक है, लेकिन उसका मतलब चेंज हो जाएगा। एट नाइट आप जनरली यूज़ करते हैं, मतलब हर रात ऐसा होता है, डेली होता है। हर रात क्या होता है, मेरे फादर लेट आते हैं, हर रात मैं खाना खाता हूँ, हर रात मैं मोबाइल चलाता हूँ, हर रात हम बातें करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ अलग हो जाता है, और आप उस स्पेसिफिक रात को बताते हो इन से। जैसे फॉर एग्जांपल कल रात को आपको सलमान खान मिल गया गाड़ी चलाते हुए रोड के ऊपर। अब भाईजान आपको रोज़ रात को तो नहीं मिलेंगे गाड़ी चलाते हुए, इत्तेफाक था जो आपको रात को मिल गए। तो ऐसी सिचुएशन में जब कोई चीज़ कभी कभी हो, वहाँ पर आप इन द नाइट का यूज़ करेंगे।
बात आ रही है समझ में? अगर डेली रूटीन है तो एट नाइट, और अगर कोई चीज़ कभी कभी होती है, इत्तेफाक से होती है, वहाँ पर आप यूज़ करेंगे इन द नाइट। इन द नाइट ही यूज़ करना, इन नाइट यूज़ मत करना, गलत हो जाएगा नहीं तो। इसके अलावा एट यूज़ होता है टाइम बताने के लिए, जैसे एट 7 o'clock, एट 5:30 PM, एट 2:30 PM। इसके अलावा एट यूज़ होता है हॉलीडेज़ के लिए, एट क्रिसमस, एट द वीकेंड। अच्छा, एट द वीकेंड भी लिख सकते हो, ऑन द वीकेंड भी लिख सकते हो। एट द वीकेंड इंग्लैंड में बोला जाता है, ऑन द वीकेंड अमेरिका में बोला जाता है, दोनों ठीक है। लेकिन इन द वीकेंड कभी मत बोलना, इन द वीकेंड बोलोगे तो गलत हो जाएगा। या तो ऑन द वीकेंड बोलो या फिर एट द वीकेंड बोलो। अब आते हैं ऑन के ऊपर। ऑन का यूज़ होता है दिनों के नाम के लिए, ऑन मंडे, ऑन संडे, ऑन फ्राइडे। डेट्स पर भी ऑन आता है, ऑन द 5th जून। 5 जून की बात हो रही है तो ऑन लगेगा पहले। कुछ पर्टिकुलर डेज़ होते हैं, जैसे ऑन माई बर्थडे, ऑन क्रिसमस डे। अब आप कहेंगे सर अभी तो आपने कहा कि हॉलीडे के ऊपर एट आता है, तो यहाँ पर ऑन क्रिसमस डे क्यों लिखा आपने? दोस्तों, अगर सिर्फ क्रिसमस लिखा होता तो आप लिखेंगे एट क्रिसमस, लेकिन अगर आपने लिखा क्रिसमस डे तो फिर आप लिखेंगे ऑन क्रिसमस डे। छोटी छोटी सी बारीकियां हैं, आपको पता होनी चाहिए। मैंने अपनी टेंसेस वाली वीडियो में आपको बहुत छोटी छोटी बारीकियों के बारे में बताया है। ऐसी बारीकियां बताई हैं जो आपको दुनिया की किसी भी किताब में नहीं मिलेंगी। अभी तक प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों टेंसेस की वीडियो से 25 लाख से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा चुके हैं, तो आप भी फ़ायदा उठाइए। और मेरा वादा है आपसे कि आपने अगर मेरी टेंसेस की वीडियो देख ली ना, तो आपको सारी ज़िंदगी काम आएंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा टेंसेस की तीनों वीडियोस का, आप चाहें तो देख सकते हैं। अच्छा जी, अब आते हैं इनके ऊपर। इनका यूज़ होता है पार्ट्स ऑफ द डे के लिए, जैसे इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग। मंथ्स के लिए भी आप इनका यूज़ करेंगे, इन दिसंबर, इन जनवरी, इन जुलाई। सेशंस के लिए भी आप इनका यूज़ करेंगे, इन विंटर, इन समर। ईयर्स के लिए भी इन आएगा, इन 2020, इन 2018। डिकेड्स यानी दशक के लिए भी इन आता है, इन द 1990s। और सेंचुरीज़ में भी इन आता है, इन द 20th सेंचुरी। मैं आपको एक एग्जाम्पल से क्लियर कर देता हूँ, ध्यान से समझना। जैसे 15 अगस्त 1947 लिखा हुआ है। अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पर कौन सा प्रेपोजिशन लगाओगे। देखो, अगर डे मेंशन्ड है ना, जैसे यहाँ पर 15th लिखा हुआ है, तो आप आंख बंद करके लगाओगे ऑन। कोई सा भी डे हो, 1st, 2nd, 3rd, 18, 26। लेकिन अगर डे नहीं है, सिर्फ महीना या फिर साल लिखा हुआ है, जैसे अगर लिखा हुआ है अगस्त 1947, तो फिर आप लिखेंगे इन। समझ में आ रहा है? अगर 1947 भी लिखा हुआ है तो आप लिखेंगे इन। ऑन आप तभी लिखोगे जब डे मेंशन्ड होगा। आगे बढ़ते हैं। टाइम में अब हम लोग बात करेंगे एक्सटेंडेड टाइम की। एक्सटेंडेड टाइम में यूज़ होता है ड्यूरिंग, बाय, फ्रॉम, टू, विद इन, फॉर, सिंस। ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान, जैसे ड्यूरिंग द समर वेकेशन, माने समर वेकेशन के बीच में, समर वेकेशन के दौरान, जब समर वेकेशन स्टार्ट हुए और ख़त्म हुए उसके दरमियान। जैसे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अब प्रेगनेंसी 9 महीने की होती है, तो इस 9 महीने के टाइम पीरियड को बयां कर रहे हैं। शी फेल्ट अ लॉट ऑफ पेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम पीरियड में उसको काफ़ी दर्द महसूस हुआ। ठीक है। इसके बाद आते हैं सिंस के ऊपर। सिंस का यूज़ होता है पर्टिकुलर टाइम के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा सिंस मॉर्निंग। अब एक पर्टिकुलर टाइम है, आपको पता है कि मॉर्निंग का टाइम क्या होता है। आप मॉर्निंग के टाइम को इमेजिन कर सकते हो। मैंने कहा सिंस 2008, तो एक पर्टिकुलर टाइम है, आप इमेजिन कर सकते हो कि 2008 में क्या क्या हुआ था। 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था पूरी दुनिया में। या मैंने कहा सिंस 2001, तो एक पर्टिकुलर टाइम है, आपको एकदम से याद आ जाएगा कि अमेरिका में 9/11 टेररिस्ट हमला हुआ था। अब देखो, फॉर को समझो ताकि आपको सिंस और भी अच्छी तरह से समझ में आ जाए। फॉर किसी भी स्पेसिफिक टाइम के लिए यूज़ नहीं होता है। जैसे मैंने कहा फॉर 2 hours। अब 2 घंटे में क्या आप कुछ अंदाज़ा लगा सकते हो? आपको तो नहीं पता कि कौन से 2 घंटे की बात हो रही है। रात के 2 घंटे भी हो सकते हैं, सुबह के 2 घंटे भी हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा 10 दिन, अब कौन से 10 दिन है? गर्मियों के 10 दिन है, सर्दियों के 10 दिन है, कौन सा महीना आपको तो नहीं पता। जैसे मैंने कहा 5 साल, अब कौन से 5 साल हैं आपको नहीं पता, लेकिन सिंस में आपको पता होगा। जैसे सिंस दिसंबर, अब आपको पर्टिकुलर टाइम मिल गया है। आपको पता है कि दिसंबर में सर्दियाँ आती हैं, क्रिसमस आता है, साल ख़त्म होता है। समझ पा रहे हो?
सिंस और फॉर को मैंने टेंसेस वाली वीडियो में बहुत अच्छी तरह से एग्जांपल्स के साथ में समझाया है। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो टेंसेस वाली वीडियोस को देख लेना। टेंसेस वाली वीडियोस को तो आपको ज़रूर देखना चाहिए, चाहे आपको टेंसेस आते हो या नहीं आते हो, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ आपको ज़रूर सीखने को मिलेगा और आपकी फाउंडेशन मजबूत होगी। टेंसेस से आपकी फाउंडेशन मजबूत होती है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। इसके बाद है फ्रॉम टू। ये बताता है टाइम को जब कोई चीज़ शुरू होती है और ख़त्म होती है। जैसे फ्रॉम 8 AM टू 7 PM, फ्रॉम 9 AM टू 12 PM। सुबह 9 बजे शुरू होगा, दोपहर 12 बजे ख़त्म हो जाएगा। सिंपल है, ज़्यादा समझाने की बात नहीं है। इसके बाद आता है बाय। बाय का यूज़ वहाँ पर होता है जब आपके पास में एक डेडलाइन होती है और आपको उस डेडलाइन पर या उससे पहले काम ख़त्म करना होता है। जैसे मैंने कहा संडे तक काम ख़त्म हो जाएगा। अब संडे आखिरी तारीख है, संडे पर तो काम ख़त्म होना ही होना है, लेकिन संडे से पहले भी ख़त्म हो सकता है। जैसे मैंने कहा कि तुम्हारे पास 16 तारीख तक का टाइम है, 16 तारीख तक ये काम ख़त्म करके दो। अब 16 तारीख तुम्हारी डेडलाइन है, 16 तारीख पर तो काम ख़त्म ही होगा, लेकिन हो सकता है कि 14 को ख़त्म हो जाए, 15 को ख़त्म हो जाए, 12 तारीख को काम ख़त्म हो जाए। लेकिन 16 तारीख क्या है, लास्ट डेट है, तुम्हारी डेडलाइन है। तो मैं कह सकता हूँ द वर्क विल बी डन बाय संडे। संडे डेडलाइन है, यहाँ पर संडे तो ख़त्म हो ही जाएगा, लेकिन हो सकता है कि सैटरडे को ख़त्म हो जाए या फ्राइडे को ख़त्म हो जाए। आई विल डू इट बाय टुमारो, माने मैं कल तक काम ख़त्म कर दूंगा। कल आखिरी तारीख है, कल से पहले पहले मैं काम ख़त्म कर दूंगा। साथ के साथ मैं आपको अंटिल के बारे में भी बताता चलता हूँ। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं अंटिल और बाय में। अच्छा, अंटिल और टिल एक ही बात है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। अंटिल का भी यूज़ कर सकते हो आप, टिल का भी यूज़ कर सकते हो। अंटिल का यूज़ आप तब करेंगे जब कोई काम किसी पर्टिकुलर टाइम पर ही ख़त्म होगा, वहीं तक चलता रहेगा। जैसे मान लो आप ऑफिस में जाते हो, शाम तक काम करते हो, बढ़िया काम करते हो बैठकर, और 6 बजे आपकी ड्यूटी ख़त्म होती है डेली। तो 6 बजे तक काम करोगे ना डेली। ऐसा तो नहीं है कि 5 बजे कभी ख़त्म हो गया तो आ गए घर, या 4 बजे ख़त्म हो गया तो घर आ गए। 6 बजे तक लग के काम करोगे, काम चलता रहेगा और एक फ़िक्स टाइम पर आकर ख़त्म होगा। शी वर्क्स अंटिल 6 o'clock, वह 6 बजे तक काम करती है। लेकिन बाय में ऐसा नहीं होता है। बाय में क्या होता है कि आपके पास एक डेडलाइन है, या तो उस डेडलाइन पर काम ख़त्म होगा या उससे पहले भी ख़त्म हो सकता है। जैसे अगर मैं कहूँगा बाय 6 o'clock, तो इसका मतलब हो जाएगा कि 6 बजे तो आपको काम ख़त्म करके देना ही है, लेकिन हो सकता है कि 6 बजे से पहले भी काम ख़त्म हो जाए। और अगर अंटिल 6 o'clock लिखा तो इसका मतलब होगा कि 6 बजे तक काम चलता रहेगा और 6 बजे काम होना बंद होगा। जैसे अगर मैं कहूँ यू कैन यूज़ माई फ़ोन अंटिल 8 o'clock, तुम मेरा फ़ोन 8 बजे तक इस्तेमाल कर सकते हो। 7:59 तक मेरा मोबाइल इस्तेमाल करो, लेकिन 8 बजे मैं तुमसे अपना फ़ोन ले लूँगा। एक फ़िक्स टाइम आपने बता दिया और कहा कि 8 बजे तक इस्तेमाल कर लो, लेकिन 8 बजे के बाद मैं ले लूँगा, ठीक है। फिर आता है जी विद इन। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड रिसीव अ रिप्लाई विद इन 7 days। अब देखो, इसका मतलब है कि आपको 7 दिन के अंदर अंदर रिप्लाई मिल जाना चाहिए। अब विद इन 7 days का मतलब है कि पहले भी मिल सकता है, ज़रूरी नहीं है कि 7वें दिन ही जाकर मिले। पहले दिन भी मिल सकता है, दूसरे दिन भी मिल सकता है, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, 7 दिनों में कभी भी मिल सकता है, लेकिन 7 दिन के अंदर अंदर मिलेगा। सिंपल है, कुछ ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्पेशल रिलेशन की। स्पेशल रिलेशंस में एक टाइप होता है लिमिट्स का, और लिमिट्स में आते हैं अराउंड और अलोंग। सबसे पहले अराउंड को देखते हैं। जैसे देखो, ये ऑक्टोपस है और इसके गोल गोल चक्कर लगा रहे हैं ये लोग, यहाँ पर अराउंड का यूज़ होगा। जैसे ये रॉकेट है, प्लैनेट के गोल गोल चक्कर लगा रहा है, तो यहाँ पर भी अराउंड का यूज़ होगा। जब कोई चीज़ गोल गोल चक्कर लगाती है, वहाँ पर अराउंड का यूज़ होता है। और अलोंग का यूज़ कहाँ पर होता है? अलोंग का मतलब होता है इन अ लाइन मैचिंग द लेंथ और डायरेक्शन। जैसे देखो, ये इंसान है और ये उसी डायरेक्शन में जा रहा है जिस डायरेक्शन में रेलवे ट्रैक बिछा हुआ है। अ मैन वॉकिंग अलॉन्ग द रेलवे, इट मीन्स कि वो आदमी पैरेलल चल रहा है रेलवे ट्रैक के। जैसे वॉकिंग अलॉन्ग द रोड, रोड के साथ साथ में चल रहा है पैरेलल। भाई देखो, रेलवे ट्रैक जहाँ पर है वहीं पर ये आदमी जा रहा है, पैरेलल चल रहा है उसके, तो यहाँ पर हम लोग अलॉन्ग का यूज़ करते हैं जब हम पैरेलल चलते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ रिलेटिव पोजीशन के बारे में। इसमें बहुत सारे प्रेपोजिशन आते हैं और मैं शुरुआत कर रहा हूँ ओवर से। ओवर का यूज़ आप तब करते हैं जब आपके ऊपर कोई चीज़ हो। जैसे फॉर एग्जांपल, द बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर माई हेड, चिड़ियाँ मेरे सर के ऊपर से उड़ रही हैं।
जैसे ये देखो अम्ब्रेला पकड़ रखी है इसने, तो आप यहाँ पर भी ओवर का यूज़ करेंगे क्योंकि अम्ब्रेला उसके सर के ऊपर है, होल्डिंग एन अम्ब्रेला ओवर हिज हेड। जैसे मान लो मैंने अपने कान बंद कर लिए, तो यहाँ पर भी मैं लिखूँगा आई पुट माई हैंड्स ओवर माई ईयर्स। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने अपने कानों के ऊपर अपने हाथों को रख लिया है, अपने हाथों से ढक लिया है कानों को। देखो ओवर का यूज़ आप तब भी कर सकते हो जब कोई चीज़ टच कर रही हो। अगर कोई चीज़ टच नहीं कर पा रही है तब भी आप ओवर का यूज़ कर सकते हो, और अगर टच कर रही है तब भी ओवर का यूज़ कर सकते हो। जैसे हाथ कानों से टच हो रहा है लेकिन फिर भी हमने ओवर का यूज़ किया है। जैसे मैंने कहा ही पुट्स द ब्लैंकेट ओवर हिज बॉडी, वह कंबल ओढ़ता है, तो कंबल ओढ़ने के लिए भी आप ओवर का यूज़ करेंगे। और कंबल उसकी बॉडी के ऊपर तो है लेकिन टच कर रहा है उसकी बॉडी को, लेकिन फिर भी हमने ओवर का यूज़ किया। दोस्तों किसी नंबर के आगे या फिर अमाउंट बताने के लिए भी आप ओवर का यूज़ करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कहना है कि उसने 1 लाख से ज़्यादा वोटों से इलेक्शन को जीता, ही वॉन द इलेक्शन विद ओवर 1 लाख वोट्स। बात आ रही है समझ में? यहाँ पर मैं कहना चाह रहा हूँ कि 1 लाख से ज़्यादा वोटों से वो जीता है। जैसे मैंने कहा कि आई ओन ओवर 50% ऑफ द कंपनी शेयर्स, कंपनी के 50% से ज़्यादा शेयर्स का मालिक मैं हूँ। तो आप ज़्यादा दिखाने के लिए भी ओवर का यूज़ करोगे। जैसे आप कह सकते हो कि 25 साल की उम्र से ज़्यादा लोग ये कर रहे हैं, 18 साल की उम्र से ज़्यादा लोग ये कर रहे हैं, 50 लाख से ज़्यादा लोग ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं अबव को। दोस्तों वैसे तो बहुत सारी जगहों के ऊपर आप अबव भी लगा सकते हो, ओवर भी लगा सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों का मतलब सेम रहता है। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ अबव ही लगेगा। जैसे अबव का यूज़ होता है कंपैरिजन में। जैसे फॉर एग्जांपल हिज हाउस इज़ सिचुएटेड अबव द सी लेवल। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है सी लेवल से। सी लेवल और उसके घर का कंपैरिजन हो रहा है कि उसका घर ऊंचा है सी लेवल से। तो कंपैरिजन हो गया ना, उसके घर को किससे ऊंचा दिखाया है? सी लेवल से ऊंचा दिखाया है। जैसे मैंने कहा वी वर फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स। देखो यहाँ पर भी आप क्लाउड्स के साथ में कंपैरिजन कर रहे हो। आप कह रहे हो कि हम बादलों के ऊपर उड़ रहे हैं। बात आ रही है समझ में? किससे ऊपर उड़ना है? बादलों से ऊपर उड़ना है। तो बादलों से कंपैरिजन हो गया, जितने ऊपर बादल उड़ते हैं उससे भी ज़्यादा ऊपर उड़ना है। जैसे अ कैप्टन इन द नेवी रैंक्स अबव अ कैप्टन इन द आर्मी। नेवी का जो कैप्टन होता है उसकी रैंक ऊपर होती है भैया आर्मी के कैप्टन से। तो दोनों कैप्टन्स का कंपैरिजन भी हो गया यहाँ पर। इसके अलावा दोस्तों ओवर में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई चीज़ टच हो रही है तो आप ओवर का यूज़ कर सकते हो, लेकिन अबव का यूज़ आप हमेशा तब करेंगे जब कोई चीज़ टच में नहीं होगी। जैसे एक सेंटेंस है कैन यू रेज योर हैंड अबव योर हेड। अब देखो यहाँ पर आपके हाथ आपके सर से टच नहीं होंगे। जब हमने ओवर को पढ़ा था तो मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको आई पुट माई हैंड्स ओवर माई ईयर्स। तो वहाँ पर अबव नहीं आ सकता है क्योंकि वहाँ पर मेरे कानों ने मेरे हाथों को टच किया है। लेकिन यहाँ पर कैन यू रेज योर हैंड अबव योर हेड पर इसमें हाथ टच नहीं हो रहा है, कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है इसमें, इसलिए हमने अबव का यूज़ किया। तो अबव का यूज़ आप वहाँ पर करेंगे जहाँ पर कोई भी टचिंग नहीं होगी। दोस्तों अबव का यूज़ हम टेम्परेचर के लिए भी करते हैं। जैसे द टेम्परेचर ऑफ दिल्ली इज़ अबव 45 डिग्री सेल्सियस। दिल्ली का तापमान 45 डिग्री से भी ज़्यादा है। दोस्तों हाथ के हाथ आपको अंडर और बिलो का कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर देता हूँ। ओवर का अपोजिट होता है अंडर और अबव का अपोजिट होता है बिलो। बहुत कुछ आपके समझ में आ गया होगा जब मैंने कहा कि ओवर का अपोजिट होता है अंडर और अबव का अपोजिट होता है बिलो। अंडर आप तब यूज़ करेंगे जब कोई चीज़ कवर्ड हो, सराउंडेड हो। जैसे ये बिल्ली है और ये बिल्ली टेबल के नीचे है, टेबल के अंडर है। अब बिल्ली टेबल से कवर्ड है, उसके अंदर है। या मान लो मैंने कहा माई शूज़ आर अंडर द बेड, मेरे जूते बेड के अंदर है। दूसरा एग्जाम्पल देखो, ये पेंटिंग है और ये पेंटिंग के नीचे बॉक्स रखा हुआ है, लेकिन ये जो बॉक्स है ये पेंटिंग से कवर नहीं है और इसलिए हम यहाँ पर बिलो का यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम पेंटिंग का कंपैरिजन कर रहे हैं बॉक्स से और बता रहे हैं कि जो बॉक्स है ना वो पेंटिंग से नीचे रखा हुआ है। जैसे हमने अबव में कंपैरिजन किया था कि बादल से ऊपर है प्लेन हमारा, तो यहाँ पर हम नीचे का कंपैरिजन कर रहे हैं कि पेंटिंग से नीचे है बॉक्स। देयर इज़ अ बॉक्स बिलो द पेंटिंग। तो बिलो में भी क्या हो गया, कंपैरिजन हो गया, अबव का अपोजिट हो गया। जैसे मैंने कहा यू मे रीड द पॉइंट्स रेफर्ड बिलो, इससे नीचे लिखे हुए पॉइंट्स को आप पढ़ सकते हो। तो जब कोई चीज़ कवर नहीं होगी, टच में नहीं होगी, तो बिलो का यूज़ करोगे, और अगर कोई चीज़ कवर्ड है तो अंडर का यूज़ करोगे।
इसके अलावा अंडर का यूज़ एज के लिए भी होता है, जैसे फॉर एग्जांपल इट इज़ अनलॉफुल टू बाय सिगरेट्स इफ़ यू आर अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज। 18 साल से कम उम्र के हो तो फिर कानून इजाज़त नहीं देता आपको कि आप सिगरेट्स को ख़रीदो। जैसे अभी ये पिक्चर आ रही है आपकी स्क्रीन के ऊपर, देखो अगर बिल्ली अंदर है तो इन आएगा, इनकी जगह पर आप इनसाइड भी लिख सकते हैं यहाँ पर। अगर ऊपर है सरफेस से टच हो रही है तो ऑन लिखेंगे। अगर बॉक्स ने कवर कर रखा है बिल्ली को, उसके ऊपर है तो अंडर यूज़ होगा। अगर बिल्ली बॉक्स के सामने है तो इन फ्रंट ऑफ आएगा, अगर पीछे है तो बिहाइंड आएगा। अगर बॉक्स के बाद बिल्ली है तो फिर आप लिखेंगे नेक्स्ट टू। अब देखो बिल्ली और बॉक्स के बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, बॉक्स के बिल्कुल बाद क्या है, बिल्ली है, तो आप यहाँ पर नेक्स्ट टू का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट टू वहाँ पर यूज़ होता है जब किसी ऑब्जेक्ट के फ़ौरन बाद दूसरा ऑब्जेक्ट आता है। जैसे यहाँ पर बॉक्स है, बॉक्स के बाद बिल्ली है, बिल्ली और बॉक्स के बीच में कोई और दूसरी चीज़ नहीं है। अगर बॉक्स से ऊपर है बिल्ली और टच नहीं हो रही है बॉक्स से तो आप अबव यूज़ करेंगे। अगर बॉक्स से नीचे है और टच नहीं हो रही है तो बिलो का यूज़ करेंगे। और अगर दो बॉक्स के बीच में है तो बिटवीन का यूज़ करेंगे। बिटवीन तो आपको पता ही होगा, बिटवीन के साथ साथ मैं आपको अमंग भी बता देता हूँ। देखिए जब दो चीज़ों की बात होती है तो बिटवीन आता है, अगर दो से ज़्यादा होता है तो अमंग आता है। जैसे अगर मैं कहूँ शेयर दिस स्वीट्स अमंग चिल्ड्रन, तो इसका मतलब होगा कि दो से ज़्यादा बच्चों में इन स्वीट्स को शेयर करो। बात आ रही है समझ में? अगर दो की बात है तो बिटवीन, और अगर दो से ज़्यादा हैं तो अमंग। दोस्तों अब बात करते हैं रिलेटिव मूवमेंट्स की, जिसमें आते हैं अक्रॉस, थ्रू और अगेंस्ट। सबसे पहले अगेंस्ट देखते हैं। अगेंस्ट यूज़ होता है दो फोर्सेस आपस में जब टकराती हैं। जैसे वी आर अगेंस्ट वॉर, हम जंग के ख़िलाफ़ हैं। जैसे मान लो एक बंदा दीवार के सहारे खड़ा हुआ है तो वो इंसान दीवार पर बैकवर्ड फोर्स लगा रहा है और दूसरी तरफ से दीवार भी फॉरवर्ड फोर्स दे रही है। तो ऐसी सिचुएशन में अगेंस्ट का यूज़ होता है। आप कहेंगे ही इज़ लीनिंग अगेंस्ट द वॉल। इसके बाद देखते हैं अक्रॉस को। जैसे मान लो ये रोड है और अगर आप इस रोड को पार करोगे, एक बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री की ओर जाओगे, तो फिर आप यूज़ करोगे अक्रॉस का। जैसे वी सॉ देम वॉकिंग अक्रॉस द स्ट्रीट, हमने उन्हें गली के उस पार जाते देखा, गली को क्रॉस करते देखा। लेकिन दोस्तों अगर कोई चीज़ इनक्लोज्ड है, कवर है, और उसमें से कोई चीज़ होकर गुजरती है तो वहाँ पर आप यूज़ करेंगे थ्रू का। जैसे ये देखो बॉल है और ये बॉल इस बॉक्स में से होकर गुजर रही है, यहाँ पर बॉक्स कवर्ड है तो आप यूज़ करेंगे थ्रू का। द बॉल इज़ गोइंग थ्रू द बॉक्स। ठीक है, अगर किसी चीज़ के ऊपर से पार करके जाओगे तो अक्रॉस आएगा, और अगर किसी चीज़ के अंदर से पार करके जाओगे तो थ्रू आएगा। दोस्तों चलते चलते मैं आपको अपॉन के बारे में भी बता देता हूँ। अपॉन का यूज़ होता है जब कोई काम ख़त्म होता है या कोई इवेंट होता है ख़त्म, तो हम उस काम के ख़त्म होते ही एक्शन ले लेते हैं। जैसे रिज़ल्ट आते ही मैंने मिठाइयाँ बंटवाई, आराम से बैठा हुआ था मैं, लेकिन जैसे ही मेरा रिज़ल्ट आया ना, पास होते ही मैंने क्या करा, मिठाइयाँ बंटवा दी। तो एक इवेंट हुआ है मेरे रिज़ल्ट आने का, और उस इवेंट के होते ही मैंने एक्शन लिया, मिठाइयाँ बंटवाई। बात आ रही है समझ में? फॉर एग्जाम्पल, शांतनु गॉट मैरिड इमीडिएटली अपन पासिंग आउट द कॉलेज। देखो कॉलेज से पास आउट होते ही शांतनु ने क्या करा, शादी कर ली। एक काम ख़त्म हुआ ही था और दूसरा काम उसने कर लिया, एक्शन ले लिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अपॉन डिक्लेरेशन ऑफ हर रिजल्ट शी रश टुवर्ड्स हर मदर। रिजल्ट डिक्लेयर होते ही उसने क्या करा, लड़की ने अपनी माँ के पास भागी गई। ठीक है दोस्त, कोई काम ख़त्म होते ही एक्शन लेना। अपॉन का यूज़ आप तब भी करते हैं जब कोई चीज़ होने वाली होती है। जैसे होली इज़ ऑलमोस्ट अपॉन अस, इसका मतलब है कि होली बस होने वाली है, आने वाली है। तो कोई भी प्रोग्राम हो, इवेंट हो, हॉलीडे हो, फेस्टिवल हो, जो होने वाला होता है वहाँ पर भी आप अपॉन का यूज़ करेंगे। जैसे एग्ज़ाम्स विल सून बी अपॉन अस, माने एग्ज़ाम्स बस आने वाले हैं, शुरू होने वाले हैं। हिज पेमेंट इज़ गोइंग टू बी ड्यू अपॉन अस, उसकी पेमेंट हम पर ड्यू होने ही वाली है। दोस्तों जिस तरह से हमने ऑन टू पढ़ा था ना, वैसे ही मूवमेंट के लिए अपॉन का यूज़ भी हो सकता है। आप ऑन टू भी यूज़ कर सकते हो, अपॉन भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर वॉक की बात हो या क्लाइम की बात हो तो आप ऑन टू का ही यूज़ करना। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है ना कि अपॉन क्या आ गया यहाँ पर, मैंने तो ऑन टू पढ़ा था, तो अपॉन को छोड़ दो, ऑन टू ही यूज़ करो, ऑन टू चल जाएगा। अच्छा, अपॉन के कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं मूवमेंट वाले। वी वर पुट अपॉन दिस अर्थ फॉर अ पर्पस। यहाँ पर आप ऑन टू की जगह अगर अपॉन यूज़ करोगे तो बेहतर रहेगा। इसका मतलब है कि हमें दुनिया में उतारा गया है किसी मकसद के लिए।
भाई हम लोग मानते हैं ना कि आसमान से आए हैं हम लोग, तो कह रहे हैं कि हमें दुनिया में लाया गया है, दुनिया में उतारा गया है किसी मकसद के लिए। ही फेल अपन द ग्राउंड, वह ज़मीन पर गिर पड़ा। यहाँ पर भी मूवमेंट हुई है, ज़मीन पर जाके गिर पड़ा वो, ठीक है। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर एक प्लेलिस्ट आ रही है, इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करके आपको बहुत ही आसान लैंग्वेज में इंग्लिश ग्रामर मिल जाएगी। सभी ग्रामर के टॉपिक्स को मैं बहुत ही आसान लैंग्वेज में कवर कर रहा हूँ ताकि कोई भी ग्रामर को समझ सके। उम्मीद है आज की वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। जय हिंद।